हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित MMKP यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड की समरी की, जिसमें हम सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे वो आज ही कंप्लीट हो। जिस किसी ने भी पीछे की लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो वो अगर आज का लेक्चर भी देख लेगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होती। तो आज मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें थी, ये हमारे लिए काम की थी। चलिए स्टार्ट कर। पहली बात है आपके पास इसके अंदर बात करी गई थी ऑर्डर्ड पेयर की। देखिए ऑर्डर्ड पेयर की बात करी गई थी। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि कोई आपके पास ऑर्डर्ड पेयर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है, तो उस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए जो जो पॉइंट कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत पड़ती है वो उस पॉइंट के लिए क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का। तो हम ये कह देते हैं रिप्रेजेंट एनी पॉइंट इन XY प्लेन या रिप्रेजेंट दिस पॉइंट पोजीशन, वो क्या कहलाता है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। जैसे मैं अगर बात करूं इस तरीके से, एक x है एक y है, ये आपके पास एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट की क्या पोजीशन होगी, तो कोई कहता है कि सर x, y अर्थात x, y या a, b हम लिख लेते हैं, तो हम कहेंगे a x से चली गई दूरी, b y एक्सेस पे चली गई दूरी, तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये a, b कहलाएगा। P पॉइंट की पोजीशन ही हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनी। पेयर मतलब जोड़ा होता है, ऑर्डर्ड का मतलब क्रमानुसार क्रमिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से जहां भी किसी भी पॉइंट को आप लिख सकते हो वो ही ऑर्डर्ड पेयर। बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास, जो कि बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सेट की जरूरत पड़ती है। सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। जैसे हमने एक सेट ले लिया A बराबर ये 1 2 3 का, दूसरा सेट ले लिया हमने B जिसमें हमने ABC 3 एलिमेंट रखे। अब आप A को और B के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। कार्टेशियन का मतलब XY जो वेरिएबल के रूप में लिखे गए हैं उनके साथ प्रोडक्ट करना। तो आपके पास ये 3 एलिमेंट इसके और 3 एलिमेंट आपने ले लिए इसके, दोनों के साथ प्रोडक्ट करी तो कुछ इस तरीके से आप प्रोडक्ट करनी स्टार्ट कर। ठीक इसी तरीके से 2A के साथ, 2B के साथ, 2C के साथ, तो कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑर्डर्ड पेयर, कलेक्शन कर लीजिए ऑल ऑर्डर्ड पेयर का जितने भी इसके अंदर बन सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ये बनेंगे। अब इन्हें आपने क्या रख दिया, एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगी, कार्टेशियन कहलाएगी। किसकी, A क्रॉस B की। अर्थात इस एलिमेंट का 1 का संबंध A से है, इस 1 का B से भी है, 1 का C से भी, 2 का A से, 2 का B के, 2C 3A 3B और 3C के साथ संबंध रखता है। इस तरीके से आप लिखोगे तो वो क्या कहलाएगी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। रही बात देखिए इसे लिखने की, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं कि भैया हमारे पास जो आपके पास एलिमेंट बने, ये एलिमेंट इस फॉर्मेट में बने। कह सकते हैं कि आपके पास x, y ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंग करता है सेट A के अंदर और y बिलोंग करता है सेट B के। तो जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर में जो होगा वो सेकंड सेट का होगा, ये फर्स्ट का ये सेकंड का। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट वो आपके पास डोमेन का एलिमेंट होता है। जो सेकंड एलिमेंट होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कोडोमेन का होता है, वो उसकी रेंज भी कहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट की 1 की रेंज कहाँ तक है, A तक है, 1 की रेंज कहाँ तक है, B तक है, 1 की रेंज कहाँ तक है, C है। तो हम ये कह सकते हैं 1 2 3 हमारे पास क्या हो गए, डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन हमारे पास हो गए 1 2 3। और अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन हमारे पास हो गए A B C। तो इतनी सारी चीज़ें हम किसके अंदर करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर काम करते हैं। चलिए अगर हमसे कोई पूछ ले कि भैया ये बताइए कितना आपके पास इसके अंदर रिलेशन बन रहा है, कितने रिलेशन बन रहे हैं, या ये कह सकते हो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, तो देखिए आपके पास इस तरीके से लिखते हैं हम n ऑफ A, नंबर ऑफ है किसके एलिमेंट A के 3 है,
एन ऑफ बी कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, 3 है, तो आपके पास एन ए क्रॉस बी के अंदर कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, एन ऑफ ए इंटू आपके पास किसके साथ, एन ऑफ बी के साथ, तो 3 इंटू 3 कितने बने, 9। तो फॉर्मूला याद रखिए कि एन ए क्रॉस बी बराबर आपके पास पी इंटू क्यू, जहाँ पी आपके पास होगा एन ऑफ ए, जहाँ क्यू आपके पास होगा एन ऑफ बी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा अच्छा ही माना जाता है। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें। इसी तरीके से इसे आगे की बात करें, और वो अगर हमसे कह देता है कि भैया 3 अगर आपके पास सेट है, उन तीनों सेट की आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट की जाए तो बताइए क्या होगा। तो सिंपल सी तरीका है, उसी सेट को आप लीजिए और 3 बार प्रोडक्ट कर दीजिए। देखिए कैसे, जैसे हम बात करें कि हमारे पास एक सेट है ए, हमने उसके अंदर एलिमेंट रखे ये ए सेट की ए सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये बना आपके पास 1 1 1 2 2 2 1 और 2 2, ठीक है, 2 1 और 2 2 ये बना। अब वो कहता है ए के साथ और करिए, तो इस तरीके से तो आप करोगे, इन्हें थोड़ी देर इस तरीके से रख लीजिए, 1 2 रख लीजिए और इनका इसके साथ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाइए। जैसे आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपके पास कुछ ये बनेगा। जब आप इनकी कैलकुलेशन करोगे तो 1 2 आपके पास 1 1 और 2, देखिए 1 1 1 ये बनेगा। फिर आपके पास क्या बनेगा, 1 1 2 1 2 1 1 2 2 और आपके पास 2 1 1 और आपके पास 2 1 2 और बनेगा 2 2 1 और आएगा 2 2 2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस को। तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए के अंदर जो आपके पास एक्स वाई जेड ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या क्या होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग करेगा ए के अंदर फर्स्ट वाले में, वाई बिलोंग करेगा सेकंड वाले के अंदर सेकंड ए के अंदर, और जो लास्ट का थर्ड होगा उसमें जेड बिलोंग करेगा ए के। इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, ठीक। तो ये कार्टेशियन फॉर्म आपकी कंप्लीट होती है। बात करते हैं आगे की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास इक्वल सेट भी दे दिए जाए, देखिए अगर आपके पास इक्वल सेट दे दिए जाएं किस तरीके से, इस तरीके से, काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो इफ यदि 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपके पास इक्वल दे दिए जाएं, एक्स वाई इक्वल टू ए कोमा बी, तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए के, और वाई किसके इक्वल होगा, बी के, ये भी इक्वल होते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई सेट ए दे दिया जाए वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट रखे हों, और एक आपके पास दे दिया जाए सेट एम्प्टी अर्थात फाई दे दिया, और ए की और फाई की अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आपके पास क्या आएगा, फाई आएगा। ये ऑब्जेक्टिव बनता है। इसी के साथ अगर चाहो तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। ए सेट आपके पास फाइनाइट दे दिया जाए, बी सेट आपके पास इनफाइनाइट दे दिया जाए, और ए क्रॉस बी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा, वो आपके पास इनफाइनाइट है। सिंपल सी बात, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। इसी के अंदर अगर ए सेट फाइनाइट, दूसरा भी आपके पास फाइनाइट दे दिया जाए, तो ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, वो फाइनाइट है। ये फाइनाइट तब आएगा जब ए भी फाइनाइट हो, ये भी फाइनाइट होगा, और आपके पास ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। जब फाइनाइट की फाइनाइट से आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइनाइट मिलेगी, ठीक। चलिए, ये बात थी हमारे पास फंक्शन कार्टेशियन फॉर्म के लिए। बात करते हैं रिलेशन की। चलिए, जब बात रिलेशन की आई तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध का, कि एक से दूसरे के साथ संबंध कैसे बनाया जाए। देखिए, जैसे हमने कहा हमारे पास ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ, चलिए एस लिख लेते हैं, इसके अंदर ए बी सी लिख लिया, इसके अंदर पी क्यू आर लिखा, ए का संबंध इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके, तो कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। कह रहे हैं मतलब कि ए का संबंध बी के साथ है, अर्थात है ये बेटा है तो ये बाप है, ये बेटा है ये बाप है, ये बेटा है तो बाप है। आर के अंदर जो एलिमेंट रखे डोमेन, और इसके अंदर जो एलिमेंट रखे कोडोमेन,
तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बाप बेटे का रिलेशन हो गया। रही बात लिखने की, तो हम ए पी बी क्यू और सी आर इस तरीके से ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, जहां हम कहेंगे कि ए किसका बेटा है पी का, बी किसका है आपके पास क्यू का, सी किसका बेटा है ये आपके पास आर का बेटा है। ठीक, तो इनके अंदर क्या रिलेशन हुआ, इनके अंदर बाप बेटे का रिलेशन हुआ। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके पास ये f कह रहा है कि f एक फंक्शन है, f एक ऐसा फंक्शन है जो r के अंदर जो बच्चे रखे हुए हैं उनके फादर s में है। तो f फंक्शन a को ले जाता है और कहता है आपके फादर p है, b के फादर q हैं, c के फादर r है। तो इनमें क्या हुआ है, बाप बेटे का रिलेशन। अब जब रिलेशन की बात आई तो रिलेशन मतलब आप संबंध समझ गए। अब कितने टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। बेसिकली तीन ही टाइप्स के आपके पास हैं बुक्स सिलेबस के अंदर। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो जो सेम अर्थात खुद के साथ रिलेशन और वो ऑर्डर पेयर के अंदर बिलोंग करे आर के अंदर, और आर आपके पास जो है ये रिलेशन ये सबसेट होना चाहिए किसी भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दो सेट की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसका आपके पास आर सबसेट हो या उसके इक्वल हो, तब आपके पास ए आपके पास सेम ऑर्डर पेयर किसके अंदर हो, आर के अंदर हो रिलेशन, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। अगर ए बी के साथ संबंध, बी ए के साथ संबंध है और दोनों आर के अंदर हैं, तो वो आपके पास सिमेट्रिक संबंध कहलाएगा, रिलेशन। ए भाई है किसका, बी का, और बी भाई है किसका, ए का। इस तरीके से संबंध सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव आपके पास है कि ए मित्र है बी का, बी मित्र है सी का, तो ए आपके पास मित्र है किसका, सी का, और तीनों आर के अंदर रिलेशन आर के अंदर सेट के अंदर होने चाहिए। इस तरीके से अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई तो आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अर्थात रिलेशन कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं कि भैया इसके अंदर टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं। ये भी बात बड़े काम की है, देखिए कैसे। जैसे अगर हमने कहा इसके अंदर हमारे पास एन ऑफ आर सेट के अंदर कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट। एन ऑफ एस के अंदर कितने एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। कोई अगर हमसे जनरली ये पूछ ले कि भैया टोटल रिलेशन कितने बनेंगे आपके पास आर से लेकर कहाँ पर, एस तक, तो टोटल रिलेशन की अगर हमसे कोई बात कर ले तो ये फॉर्मूला बनेगा। देखिए टोटल रिलेशन आर टू एस दैट इम्प्लाइज 2 की पावर एन ऑफ आर इंटू एन ऑफ एस, अर्थात 2 की पावर 3 इंटू 3, तो बनेगा 2 की पावर 9। और कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 और 512, कितना बनेंगे, 512 रिलेशन बनेंगे ये आपके पास। तो फॉर्मूला याद रखना कि भैया रिलेशन का फॉर्मूला होता है P इंटू आपके पास Q, ये रिलेशन का फॉर्मूला, जहाँ P रिप्रेजेंट करता है एन ऑफ एस के अंदर एलिमेंट या Q के अंदर आर के अंदर, और Q आपके पास रिप्रेजेंट करता है एन ऑफ एस के अंदर एलिमेंट। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला होगा 2 की पावर एन ऑफ P इंटू एन ऑफ Q, या 2 की पावर आपके पास एन ऑफ R इंटू एन ऑफ S। और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कार्टेशियन के लिए ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मूला होगा एन ऑफ A इंटू एन ऑफ B। इस तरीके से आपका रिलेशन भी होता है। रिलेशन के अंदर हमने आपको बता ही दिया होगा ये डोमेन होते हैं, ये कोडोमेन होते हैं। पहले एलिमेंट क्या होंगे, डोमेन होंगे, दूसरे एलिमेंट कोडोमेन होंगे, दूसरे एलिमेंट ही इसकी क्या होंगे, रेंज होंगे। वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन के अंदर भी हमने कहा कि कुछ इसी तरीके से आपके साथ कहानी होती है, देखने को रिलेशन के जैसा ही हमें मिलता है। देखिए फंक्शन कहता है कि भैया एक आपके पास क्या है, डोमेन है। हम इस डोमेन को यहाँ से उठा के यहाँ रखना चाहते हैं, भले सी वो रियल नंबर टू रियल नंबर है या ए से बी की हम बात करें। चलिए ए से लेकर बी की हम बात, तो किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई से ऑपरेट करने वाला होना चाहिए। वो ऑपरेट की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो गया, एफ हो गया कि भैया एक एलिमेंट 1 है, वो लेके चला, x है एलिमेंट, वो लेके चला, तो उसने कहा एफ एक्स बना, और एफ एक्स किसके अंदर होगा,
आपके पास x तो a के अंदर होगा और fx किसके अंदर होना चाहिए, b के। तो उसने देखा कि x डोमेन किसके, x आपके पास डोमेन का एलिमेंट सेट a का होगा और fx x की इमेज कहलाया वो किसके अंदर, सेट b के अंदर। तो a से b पर जो चीज़ पहुंचा दे आपको, a से के एलिमेंट को b के एलिमेंट में जो आपको देखना सिखा दे, वो आपको फंक्शन कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं फंक्शन की कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमने बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। पहला आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है कि fx इक्वल टू आपके पास x होना चाहिए और ये जो x के f के अंदर रखा x ये डोमेन होना चाहिए और जो ये x आया fx की वैल्यू अर्थात fx क्या होना चाहिए, ये कोडोमेन होना चाहिए। अगर आप नंबर देते जा रहे हो x को और x के वही नंबर आपको मिल रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप इस तरीके से XY प्लेन बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो आपके पास रिप्रेजेंट करेगी किसे, आइडेंटिटी फंक्शन को। चलिए बात करते हैं कांस्टेंट की। इसे दूसरा आपके पास होता है कांस्टेंट फंक्शन। वो कहता है कि आप कितनी भी वैल्यू देते चले जाओ x को, आपके पास fx इक्वल टू k होना चाहिए। k का मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट नंबर है, फिक्स है। जैसे आप कहते हो कि fx इक्वल टू 1, x बराबर 1 दोगे तब भी f1 की वैल्यू 1 आएगी, x बराबर 2 दोगे तब भी f2 की वैल्यू 1, अर्थात सबकी वैल्यू फिक्स आएगी। चाहे आप कोई सा भी नंबर देते चले जाओ, सबकी इमेज 1 ही होने वाली है। तो हम इसे कहेंगे वो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है। कुछ इस तरीके से बनेगा कि x की वैल्यू तो आप बढ़ रही है पर y की वैल्यू इस तरीके से फिक्स होगी, एक पैरेलल लाइन आएगी x के पैरेलल। चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की, जो कि हमने आपसे कहा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस तरीके से बनाया जाता है फंक्शन कि अगर आप fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करो, ये x बिलोंग करेगा a के अंदर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग करेगा b के। x को आप वैल्यू देते चले जाइए, जो भी वैल्यू उसकी मिलेंगी वो किसके अंदर मिलेंगे, सेट b के अंदर आपको मिलेगी। ये था आपके पास पॉलिनोमियल। इसके बाद बात करते हैं रेशनल फंक्शन की। रेशनल फंक्शन में हमने आपसे कहा कि भैया रेशनल फंक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास ये होता है कि जो f फंक्शन होता है वो fx अपॉन gx की इस फॉर्म में लिखा होता है, मतलब f अपॉन g की फॉर्म में लिखा होता है। तो हम ये कह सकते हैं लेट माना कि fx इक्वल टू 1 अपॉन x, अगर आप कोई फंक्शन मान लेते हो तो 1 आपके पास क्या हो जाएगा, fx होगा और ये क्या होगा, gx कौन होगा, ये आपके पास x। अगर x की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास डोमेन a होगा और ये कंप्लीटली fx इक्वल टू 1 अपॉन x किसका होगा, कोडोमेन p का। x को वैल्यू देते चले जाओ, 1 अपॉन x में वैल्यू निकलती चली जाएंगी तो वो रेशनल फंक्शन कहलाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके बाद मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, देखिए मॉडुलस फंक्शन में हमने आपसे कहा कि भैया कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यू होंगी जहां आपके पास ये दो जगह डिवाइड होंगी, एक x की वैल्यू आएगी, एक माइनस x आएगा। जब x आपके पास क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये x तब आएगा लोगे जब x आपके पास क्या होगा, निगेटिव होगा। x को आप पॉजिटिव दोगे तब भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, x को आप निगेटिव दोगे तब भी आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है, x आपके पास एक सेट का होगा और आपके पास fx जो उसकी इमेज मिलेगी मॉडुलस ऑफ x, ये आपके पास सेट p के होंगे। इसे आप वैल्यू देते चले जाइए और आपके पास वैल्यू मिलती चली जाएगी। रही बात देखिए ग्राफ की, ग्राफ कैसे शो किया जाएगा। ग्राफ आपके पास कुछ इसके अंदर कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए चलिए यहाँ बना लें। ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि जो भी वैल्यू आप दोगे x के बाद y पॉजिटिव आएगा और ये भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, बस ये निगेटिव पे वैल्यू पॉजिटिव y की मिलेगी। तो इस तरीके से आप ग्राफ जो ड्रॉ करोगे ये आपके पास fx इक्वल टू x का मॉडुलस का ग्राफ होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ, जिसमें हमारे पास वैल्यू होती है कुछ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें वैल्यू की बात करें तो हमारे पास फंक्शन होता है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया जाए तो उसमें से हमें ग्रेटेस्ट मतलब लीस्ट अपर बाउंड, छोटों में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो हमको लेना होगा।
जैसे अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास इंटरवल ये है, जैसे ये कहा जाए फंक्शन हमारे पास ये है तो 2.75 की वैल्यू बताइए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इसमें वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, छोटों में सबसे बड़ा 3 वैल्यू आएगी। और यही अगर बात करी जाए कि हमारे पास फंक्शन ये है कि उसकी वैल्यू बताइए 1.75 की, तो हमारे पास 2 आएगी। और अगर ये कहा जाए कि -2.75 की बताइए, तो वैल्यू ये है क्या, बड़ी वैल्यू, बड़ों में जो छोटा होगा तो क्या होगा, -3 होगा। इस तरीके से जो वैल्यू निकल के आएंगी वो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कि अलजेब्रिक ऑफ आपके पास फंक्शन के साथ और भी फंक्शन है। अगर इसी को हम स्मॉलेस्ट में कर दें, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं क्या बता रहा हूँ कि कुछ अगर फंक्शन इस तरीके से मिले, 2.7 की वैल्यू पूछे और स्मॉलेस्ट में पूछे, अब हमें वैल्यू वो लेनी है जिसमें स्मॉलेस्ट है। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन होगी, 2 होगी। अगर ये पूछ ले 1.75 में तो वैल्यू कितनी, 1 होगी। और अगर ये पूछ ले कि भैया हमारे पास ये फंक्शन है, अब इसकी वैल्यू बताइए, तो देखिए इसमें स्मॉलेस्ट, मैं कहने का मतलब क्या है, पहले हमने बात करी थी बड़ों में छोटे की बात, अब छोटों में जो बड़ा होगा। अब छोटों में जो बड़ा होगा कौन होगा, -2 होगा, क्योंकि -3 तो क्या होगा, -2 से और छोटा हो जाएगा। यहाँ -3 लिया था, यहाँ -2 लेंगे, तो इस ग्रेटेस्ट की बात करें तो ये लिया जाएगा, स्मॉलेस्ट की बात करें तो हम ये लेंगे। और रही बात, देखिए एक और फंक्शन बचता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन वो आपके पास ये कहता है कि मेरी f(x) की वैल्यू ये आएगी, क्या आएगी, 1 लेंगे, 0 लेंगे और माइनस में। ये तब लेंगे जब x पॉजिटिव होगा, ये तब लेंगे जब x 0 होगा, ये तब लेंगे जब x 0 से कम होगा। तो ये वैल्यू आपके पास तब ली जाएगी। तो इस तरीके से हमने अपना फंक्शन भी कंप्लीट किया। ठीक, अब चलते हैं हम कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के पास, जो कि वो ये कहता है। देखिए बात करते हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टी की। अलजेब्रिक रियल फंक्शन या अलजेब्रा रियल फंक्शन। ठीक, देखिए अलजेब्रा रियल फंक्शन में क्या कहता है, वो कहता है हमारे पास 2 फंक्शन है। एक फंक्शन है r से लेकर आपके पास r, और दूसरा भी फंक्शन है r से लेकर r। बस एक f दे दिया, एक दे दिया। तो सबसे पहले आता है एडिशन। जब आप एडिशन की बात करोगे तो हम उसे लिख सकते हैं कि f + g सच दैट r से लेकर r। मतलब इन दोनों फंक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने का मतलब ये है कि इन दोनों के लिए डोमेन एक ही काम करेगा, उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसी को अगर आप चाहो तो सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जब सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो हम लिख सकते हैं f - g सच दैट r से लेकर r। आप g को पहले लिख लीजिए, g के साथ सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे f(x - gx)। x आपके पास डोमेन इस r का, और f(x gx) का डिफरेंस आपके पास किसका जाएगा, कोडोमेन r का जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के साथ। देखिए मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अगर स्केलर के साथ हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो फंक्शन कुछ इस तरीके से बनता है कि अल्फा f सेट r से लेकर r, अर्थात अल्फा f ऑफ x को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू f ऑफ x। हम सिर्फ fx के साथ काम करेंगे, अल्फा हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, वो एज इट इज लिखा रहेगा, उसे हम कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अगर 2 फंक्शन हमारे पास हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शन हम ले लें और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें। देखिए f इंटू आपके पास g सच दैट r से लेकर r की हम बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भैया f इंटू जी ऑफ x इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, f(x) इंटू आपके पास gx लिख सकते। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन भी निकाल सकते। बात करते हैं कोशेंट फंक्शन की 2 के साथ। देखिए कोशेंट रियल 2 फंक्शन, 2 फंक्शन के साथ कोशेंट फंक्शन की बात करें तो f(g) सच दैट r से लेकर r में हम काम कर रहे हैं, और हम कहेंगे कि f(g) ऑफ x इक्वल टू हम लिख सकते हैं f(x) अपॉन r। इस तरीके से हमने कितने फंक्शन किए, आपके सामने 5 फंक्शन बनाए,
जो कि आपके पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखे जाते हैं। और भी आप इस तरीके से बता सकते हो, जो भी आपके लिए मन करे। ध्यान ये रखें कि gx आपके पास क्या होगा, ये gx आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो कि डोमेन आप लोगे तो डोमेन की वैल्यू आप नॉट इक्वल टू 0 लेके बात कीजिए। रही बात डोमेन की, डोमेन हमेशा फर्स्ट वाला r होगा, ये कोडोमेन हमेशा ये होगा। डोमेन में एलिमेंट रखने के बाद जो भी आपको वैल्यू मिले उसकी, वो उसकी रेंज कहलाए। ठीक, तो ये सब चैप्टर हमने सेकंड में पढ़ा था और 1 बाय 1 करके हमने आपको क्लियर भी कराया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा चैप्टर बड़े अच्छे से, आसानी से समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी हमने इसके एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट किया। ठीक, और आज इसकी हमने समरी भी की, तो आज हमने इसे कंप्लीटली अलविदा कर दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो कि हम बात करेंगे कल नया लेक्चर के साथ नया आपके पास टॉपिक मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री का। कल का लेक्चर जरूर देखिए, और ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच।